हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट एजी 307 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह वीडियो जो है लगभग 30 मिनट का रहेगा, और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, यदि आप लोगों ने इन सभी वीडियो को देख लिया तो मैं एग्जाम में आपको जो प्रश्न आने वाले हैं दावे के साथ बोलता हूँ 75% इसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और कहीं से किसी सब्जेक्ट में आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है एकीकृत नासी जीव एवं कीट प्रबंधन। ठीक है, नासी जीव एवं रोग प्रबंधन, एकीकृत नासी जीव एवं रोग प्रबंधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नासी जीव क्या होता है। नासी जीव को बोला जाता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रोग क्या होता है। तो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट को हिंदी में बोलते हैं पीड़क, पीड़क बोलते हैं, या नासी जीव इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को नासी जीव बोलते हैं। तो नासी जीव मतलब नाश करने वाला जीव, नाश मतलब नुकसान करने वाला जीव। ठीक है, तो नासी जीव क्या होता है? तो कोई भी जीवित जीव, ठीक है, कोई भी जीवित जीव या जीवित प्राणी मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव या जीवित प्राणी जो मनुष्य या उसके सामान को ध्यान देने योग्य आर्थिक हानि या क्षति पहुंचाता है, उसे पेस्ट कहते हैं। ठीक है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव या जीवित प्राणी जो मनुष्य या उसके किसी सामान को ध्यान देने योग्य आर्थिक हानि पहुंचाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, आपका एक खेत है। ठीक है, ये खेत है, इसमें एक कीट लग गया है। ये कीट लगा और ये इधर एक तरफ कोने पे लगा 10-12 पौधे पर, फिर उसके बाद यह कीट जो है वहां से चला गया। तो इसको पेस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, पेस्ट बोलते हैं कब? जब हमें ज्यादा आर्थिक हानि पहुंचाता, मतलब ध्यान देने होगा। अब 1 बीघा खेत में जब इतना 10-15 पौधे पे नुकसान पहुंच जाएगा, तो इतना किसान कोई ध्यान नहीं देता है कि 10-15 पौधे पर नुकसान पहुंचाते। मतलब कहने क्या है कि कोई भी जीवित जीव मनुष्य को छोड़कर, या मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को ध्यान देने योग्य आर्थिक हानि पहुंचाता है या आर्थिक हानि का कारण बनता है, उसी को पेस्ट कहते हैं। पेस्ट का मतलब आपकी जो गाय है वो अभी जाके आके पूरी फसल को, आधी फसल को चढ़ जाएंगी, तो वो अभी पेस्ट हो गई। ठीक है, कोई कीट है, कोई जानवर, जंगली जानवर, वो आपके खेत में चढ़ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? वह पेस्ट हो जाएगा। मतलब पेस्ट का मतलब समझ गए आप लोग? कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को या उसके सामान को आर्थिक हानि पहुंचाता है, उसे पेस्ट कहते हैं। तो ये पेस्ट समझ गए। चलिए देखते हैं अब डिजीज, रोग। रोग भी समझ लीजिए, पेस्ट समझ लिए तो अब रोग भी समझ लीजिए, कि पूरे सब्जेक्ट का नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है? तो रोग एक हानिकारक कुक्रियात्मक प्रक्रम है। ठीक है, रोग एक कुक्रियात्मक हानिकारक प्रक्रम है जो पौधे में लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, पौधे में लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पौधों में कुछ असमानता आ जाती है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है। रोग क्या है? एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार उत्तेजना से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? लगातार उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पौधे में कुछ असमानता आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे आप ही हैं, आपको बुखार होने वाला है, तो आपको पहले से भूख लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? भूख लगना बंद हो जाता है, और आपको पहले से, जिसे क्या बोलते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बोरिंग फील होता है। ठीक है, तो जब आपको बुखार होने वाला होता है, उससे पहले ही आपके अंदर से कुछ उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो इसी उत्तेजना के बाद यदि आपको बुखार हो गया, तो आपके अंदर कुछ असमानता आ जाती है। तो वही ऐसा पौधों में भी होता है। ठीक है, मैंने बताया कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पौधों में कुछ कुछ जिससे पौधे में क्या होता है? कुछ असमानता आ जाती है। ठीक है, तो यह हो गया रोग। रोग और पेस्ट मैंने दोनों बता दिया। चलिए अब देखते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है, आईडीएम क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आईडीएम के बारे में। ठीक है, आईडीएम क्या है? तो आईडीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, डी का मतलब होता है डिजीज, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब एकीकृत रोग प्रबंधन। एकीकृत रोग प्रबंधन मतलब क्या होता है? तो नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा सुसंगत प्रयोग, नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा सुसंगत प्रयोग जिससे कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर तक न पहुंच पाए। ठीक है, नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा सुसंगत प्रयोग जिससे कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से पहले हम क्या कर दें?
कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से पहले नियंत्रण के उपायों को अपना लें और इससे हमारे पर्यावरण को भी आर्थिक हानि ना हो, पर्यावरण को भी कुछ हानि ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा सुसंगत प्रयोग या नियंत्रण की सभी विधियों को एक साथ मिलाकर इस प्रकार प्रयोग करना कि पर्यावरण को कोई हानि न हो और कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर के नीचे रहे और उपज को बढ़ाया जा सके, तो इसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। और इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, जैसे कोई आपके पौधे में रोग लग रहा है, ठीक है, उस रोग को कैसे हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, मैनेजमेंट, यदि रोग का पूछ दिया रोग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो लिखिएगा रेजिस्टेंस वैरायटी बोकर, मतलब हमें जिस भी फसल को बोना है उसकी प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका गेहूं है, गेहूं में आपके स्मट डिजीज लग जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्मट के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को बोएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सभी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि हमें बीज को हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है। हमें बीज को हमेशा उपचारित करके बोना चाहिए। ये रोग के लिए मैं बता रहा हूँ, पेस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इन आईडीएम और आईपीएम में बहुत अंतर है, इतना याद रखिएगा। आईडीएम और आईपीएम में बहुत ज्यादा अंतर है। आईडी का मतलब हो गया डिजीज, पी का मतलब हो गया पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है कीट, और डी का मतलब होता है रोग, डिजीज। ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि हमें फसलों की बुआई के लिए प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। ठीक है। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, आप लोग लिखिएगा कि हमें हमेशा बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्या करना चाहिए, बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, फसलों की बुआई से पहले फसलों के खेतों के अंदर जो भी खरपतवार है, ठीक है, और फसलों के पुराने अवशेष हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, हमें कल्चरल कंट्रोल करना चाहिए, मतलब यदि मान लीजिए रोग लग गया तो हमें कल्चरल कंट्रोल करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन को यूज करना चाहिए। ठीक है। जल्दी से बुआई करनी चाहिए, अर्ली बुआई करनी चाहिए। ठीक है। और क्रॉप रोटेशन मैंने बता दिया, मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए। केमिकल कंट्रोल, यदि इन सभी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तब हम लास्ट में केमिकल कंट्रोल का यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट में केमिकल कंट्रोल का यूज करेंगे। तो यह था टाइप ऑफ मैनेजमेंट, कैसे हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं रोग का। ठीक है। और आईडीएम क्या था वो भी मैंने बता दिया, आईडीएम से का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे या डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसे मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है आईपीएम क्या है, आईपीएम के उद्देश्य बताइए। हमने अभी आईडीएम देखा, आईडीएम क्या है और आईडीएम के प्रबंध हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आप देखेंगे आईपीएम, आईपीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे बोला जाता है एकीकृत नासीजू प्रबंधन, एकीकृत नासीजू प्रबंधन या एकीकृत पीड़क प्रबंधन। ठीक है। तो इसको सबसे पहले इस परिकल्पना को सबसे पहले बैनलेट ने, ठीक है, एक बैनलेट हैं जिन्होंने 1956 में इसको वर्णित किया था कि इसको आईपीएम को। ठीक है। तो आईपीएम को 1956 में बैनलेट वर्गीकृत किया था, जिसके द्वारा उन्होंने सर्वज्ञ कारकों और कीटनाशक रसायन की एक साथ कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग का महत्व दर्शाया था। ठीक है। एकीकृत नासीजू प्रबंधन क्या होता है, तो एकीकृत नासीजू प्रबंधन नासीजू को नियंत्रित करने का एक ऐसा बहुउद्देशीय कार्यक्रम होता है जिसमें वातावरण के सभी संसाधनों जैसे शस्य क्रिया, यांत्रिक विधि, जैविक विधि को उपयुक्ततम समन्वित करके नासी जीवों के घनत्व को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे सीमित रखा जाता है और रसायनों से हो रहे प्रदूषण को यथासंभव कम किया जाता है। ठीक है। जो भी रसायन से हो रहे प्रदूषण उसको यथासंभव कम किया जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए एक पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए कीटों की क्षति के 3 स्तर होते हैं। ठीक है। एक होता है ईडीपी, एक होता है ईटीएल, एक होता है ईआईएल। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इसका मतलब होता है इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, यही दोनों एग्जाम पूछता भी है, तो इसको मैं बता देता हूँ। एक होता है ईटीएल। ठीक है। देखिए जो ईडीपी होता है, यदि कोई कीट है, ठीक है, पेस्ट मतलब होता है कीट, समझिएगा, कोई कीट है यदि वह ईडीपी पर रहेगा, इस ईडीपी पर रहेगा, तो इसका मतलब है कि इससे हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ईडीपी पे जब तक कोई मान लीजिए कीट आ गया आपके खेत में, कोई पेस्ट आ गया है, वह ईडीपी पर है तो हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह ईडीपी से जैसे ईटीएल पर पहुंचेगा तो हमें ईटीएल पर पहुंचते ही नियंत्रण की जो सभी विधियां हैं उनका सुसंगत प्रयोग कर देना चाहिए। नियंत्रण की सभी विधियां में कौन कौन सी विधियां आ गई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शस्य विधि आ गई, यांत्रिक विधि आ गई, जैविक विधि आ गई और रासायनिक विधि आ गई। इन सभी को एक साथ समन्वित करके नासी जीवों के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उपाय करेंगे ईटीएल पर पहुंचने, मतलब कीटों की संख्या को ईटीएल पर पहुंचने पर हमें
में नियंत्रण की विधियों को अपनाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ETL, ठीक है। और EIL क्या होता है? ETL होता है कि जब हम कीटों की संख्या को EIL पर पहुंचने से पहले नासीजीव कीटों की संख्या को EIL पर पहुंचने से पहले जो हम नियंत्रण को उपाय को अपना लेते हैं उसको ETL बोलते हैं। और ETL क्या होता है, EIL क्या होता है? तो EIL पे यदि मान लीजिए यह जो कीट है ETL पे थे तो ETL पे नुकसान करना शुरू करते हैं, और जैसे ही यह EIL पर पहुंच जाते हैं तो यह क्या करते हैं, पूरी फसलों को नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को तीन ग्राफ करके बताया, EDP, ETL, EIL, ठीक है। EIL याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ से समझिएगा आप लोग, एकीकृत नासीजीव प्रबंधन नासीजीव के नियंत्रण करने का एक ऐसा बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जिसमें वातावरण के सभी संसाधनों जैसे सस्य क्रिया, यांत्रिक विधि, जैविक अवस्था एवं पदार्थों तथा रासायनिक विधियों को उपयुक्ततम समन्वित करके नासीजीव के घनत्व को आर्थिक क्षति स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल को बोला जाता है आर्थिक क्षति स्तर, ठीक है। क्या बोला जाता है? आर्थिक क्षति स्तर। आर्थिक क्षति स्तर के नीचे सीमित रखा जाता है, मतलब ये जो कीट रहेंगे उसको ETL तक ही सीमित रखा जाएगा, EIL पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब पेस्ट का मैनेजमेंट कर दिया जाता है कहाँ पर? EIL पर पहुंचने से पहले ही। IPM का उद्देश्य क्या है, देखेंगे IPM का क्या उद्देश्य है। तो IPM का उद्देश्य है स्वस्थ फसल का उत्पादन, क्योंकि जो कीट है यदि फसलों में लग जाएगा तो स्वस्थ फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगला है कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, फसल की साप्ताहिक निगरानी, ठीक है। कीटों का प्राकृतिक शत्रु जो उनका संरक्षण करना, फसल की साप्ताहिक निगरानी, कृषक को अपने खेत में प्रवीण बनाना, कृषक जो है अपने खेत में क्या बने, प्रवीण बने, उसके लिए ये सब इसका उद्देश्य है, ठीक है। या बोल सकते हैं जीवनाशी रसायन रहित नासी जीव नियंत्रण एवं अन्य विधियों जैसे सस्य क्रिया, यांत्रिक विधि, जैविक नियंत्रण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में कीटनाशक रसायनों इत्यादि का सामूहिक या आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके नासी जीवों की वृद्धि को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। और अवरुद्ध कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना, यह था IPM का उद्देश्य। IPM का लाभ भी देखेंगे, और जो ये IPM का लाभ देखेंगे IDM में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला IPM जो है पर्यावरण प्रदूषण से बचाता है, क्या बचाता है? पर्यावरण प्रदूषण से बचाता है। दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। IPM जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, ठीक है। आर्थिक रूप से भी लाभकारी होता है, याद रखिएगा, आर्थिक रूप से भी क्या होता है? लाभकारी होता है। पारिस्थितिकी संतुलन का अनुरक्षण करता है, जो IPM होता है पारिस्थितिकी संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। कीटनाशकों के प्रयोग से जल, वायु एवं मृदा में होने वाले प्रदूषण को कम करता है, ठीक है। कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले जल, वायु और मृदा में होने वाले प्रदूषण को कम करता है। किसानों के व्यवहार एवं खेती की पद्धतियों में बदलाव करता है, किसानों के व्यवहार में और खेती की पद्धति जो होती है उसमें भी बदलाव करता है। अगला है किसानों को नियंत्रण उत्पादन क्रियाओं पर होता है, ठीक है। किसानों को नियंत्रण होता है तो उत्पादन क्रिया पर होता है। अगला पॉइंट है कृषि लागत मूल्य को कम करता है, कृषि का जो लागत मूल्य होता है उसको कम करता है कौन? IPM। तो यह था IPM का लाभ, ठीक है। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग एग्जाम पूछेगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। फोरकास्टिंग इसको बोलते हैं पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है। पूर्वानुमान क्या होता है? तो समय और सीन के संदर्भ में जो भविष्यवाणी की जाती है उसी को पूर्वानुमान कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर नासी कीटों के प्रबंधन में सहायता मिलती है। किसी कीट की संख्या में उतार चढ़ाव के लिए कुछ भौतिक और जैविक कार्य जिम्मेदार होते हैं, अतः उनके सघन अध्ययन से कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी कीट की संख्या के उतार चढ़ाव के बारे में अनुमान किया जाता है, उसी को पूर्वानुमान बोला जाता है। मतलब पूर्वानुमान का क्या पता है आप लोगों को? मतलब जैसे आपका खेत है, ठीक है, आपके खेत है, आपके खेत में कोई कीट लगने वाला होगा, उसका पहले से ही अनुमान लग जाएगा कि यहाँ पर इस टाइम यह कीट आने वाला है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पूर्वानुमान, ठीक है। मतलब हमें पहले से ही अनुमान लग जाएगा किसी भी रोग कीट का, किसी भी आपदा के बाद। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं मौसम, अभी आप फोन में देखेंगे कि आपके यहाँ कल का मौसम कैसा रहेगा, परसों का मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा बारिश होगा कि नहीं होगा, बारिश होगा कि नहीं होगा और मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। तो यह क्या होता है? यही पूर्वानुमान होता है। अभी गूगल पे सर्च करेंगे कि 10 दिन बाद मौसम कैसा रहेगा, परसों कैसा मौसम रहेगा, 20 दिन बाद कैसा मौसम रहेगा, गूगल जो सब बता देगा। यह किसके माध्यम से बता रहा है? सब पूर्वानुमान के माध्यम से बता रहा है, फोरकास्टिंग के माध्यम से बता रहा है आपको, ठीक है। तो यही होता है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या होता है कि जब हमें समय से पहले अनुमान लग जाता है या समय से पहले भविष्यवाणी की जाती है तो उसी को पूर्वानुमान कहते हैं। फसलों और कीटों, किसी भी फसल में लगने वाले कीटों के बारे में हमें पहले अनुमान लग जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्वानुमान, हमारे इस IPM की भाषा में। चलिए चलते हैं आगे। अगला है इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है? मैंने आप लोगों को पेस्ट बताया। पेस्ट क्या होता है? कोई भी जीव जो मनुष्य को आर्थिक
भौतिक हानि पहुंचाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है, तो एक कीट जो फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता है या मनुष्य के पशुधन और अन्य सामानों के लिए उपद्रव और स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, उस कीट को इंसेक्ट पेस्ट के रूप में जाना जाता है। एक कीट एक स्थान या एक मौसम में कीट हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह और मौसम में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है समझिएगा। पेस्ट में मतलब मैंने बताया कोई भी जीवित जीव रहेगा जो मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव रहेगा जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाएगा, उसको पेस्ट बोलेंगे। लेकिन इंसेक्ट पेस्ट में क्या होगा, इस इंसेक्ट पेस्ट मतलब होता है कि जिसे कीट रहेगा, यदि कीटों के द्वारा हमारी फसलों को आर्थिक हानि होगा, हमारे किसी भी चीज के किसी भी वस्तु को आर्थिक हानि होगा कीटों के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इंसेक्ट पेस्ट बोलेंगे। अगला है जैविक नियंत्रण। जैविक कंट्रोल क्या होता है, जैविक कंट्रोल, तो इसको भी समझ लीजिए, बहुत आसान समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैविक नियंत्रण या जैविक कंट्रोल क्या होता है, तो फसलों के नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए जब एक दूसरे जीवों का प्रयोग में लाया जाता है तो उसको क्या बोलता है, जैव नियंत्रण, ठीक है। जब कीटों के नियंत्रण के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको जैविक नियंत्रण बोला जाता है, ठीक है। जब किसी कीट के नियंत्रण के लिए क्या किया जाएगा, उसके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जैविक नियंत्रण। जैसे एग्जांपल समझिएगा, एक चूहा है, ठीक है, एक बिल्ली है। चूहा बिल्ली, चूहा जो है बिल्ली का प्राकृतिक शत्रु, इसको कोई शत्रु बनाया नहीं है, इसमें हमें किसी रसायन का यूज नहीं करना है, किसी दवा का यूज नहीं करना है, सिर्फ चूहा जो है बिल्ली का प्राकृतिक शत्रु है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में चूहा बहुत अधिक हो गया है, हम बिल्ली पालेंगे। बिल्ली क्या करेगी, चूहे को खाएगी, ठीक है, चूहे को क्या करेगी, खा जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे चूहों पर नियंत्रित हो जाएगा। तो यह बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी प्रकार कीट होते हैं, तो कुछ कीटों को निमेटोड आदि प्रकार के जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, जो उनके प्राकृतिक शत्रु होते हैं। तो इसी प्रकार के नियंत्रण को बोला जाता है प्राकृतिक नियंत्रण, ठीक है। इससे कुछ हानियां भी हैं, इसके कुछ लाभ भी है। इसके लाभ भी है, मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। इसका लाभ यह है कि इसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं लगता है, किसी प्रकार के कीटों का किसी प्रकार के दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इससे किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे किसी के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैविक नियंत्रण से। यह बहुत कम खर्चीला होता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण क्या होता है, बहुत कम खर्चीला होता है, ठीक है। और इससे हमारी फसलों पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे पर्यावरण पे भी, पर्यावरण के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हानि क्या है, इससे हानि यह है कि यह बहुत स्लो काम करता है। स्लो काम करता है मतलब धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। मतलब अब मान लीजिए एक बिल्ली है, आपके घर में 10 चूहे हैं, तो एक दिन में एक बिल्ली जो है बहुत पकड़ेगी तो ये क्या 2 चूहे को पकड़ कर खा पाएगी ना, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे नियंत्रण होगा। तो यह है इसका थोड़ा सा एक दोष है, ठीक है। दूसरा दोष इसका यह है कि यह सिर्फ एक ही, जैसे मान लीजिए बिल्ली है तो यह सिर्फ बिल्ली को ही खाएगी आपके घर में, और कोई भी जीवित जीव रहेगा और कोई भी पेस्ट रहेगा तो उसको नहीं खाएगी। इसी प्रकार कोई कीट है, मान लीजिए निमेटोड है, निमेटोड का कोई प्राकृतिक शत्रु है तो वह उसी को खाएगा, अन्य कोई हानिकारक कीट रहेगा तो उसको नहीं खाएगा। तो इसलिए यह भी एक इसमें दोष है। तीसरा दोष यह है कि इसको हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सब लोग नहीं जानते कि क्यों, किस कीट का प्राकृतिक शत्रु कौन है, किस कीट का प्राकृतिक शत्रु कौन है, ठीक है। तो यह था इसका दोष और इसका लाभ। और जैविक नियंत्रण, इसके बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए देखते हैं पादप रोगों का आर्थिक महत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो पादप रोग होते हैं, प्लांट डिजीज होते हैं, उनका आर्थिक क्या महत्व पड़ता है, पादप रोगों का आर्थिक प्रभाव क्या है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है पादप रोगों का। तो पादप रोग जो होते हैं, पादपों में रोग लगने से क्या होता है, जो पादप होते हैं उनकी पूरा दशा दिशा संरचना कार्य और आर्थिक उपयोगिता और सब कुछ बदल जाता है। कहने का मतलब यह कि जब किसी पौधे में रोग लग जाता है तो वह पूरी तरह से पौधा ही बदल जाता है। इससे उसकी उपज गिर जाती है, पौधे को काफी नुकसान होता है, वहाँ की मृदा को भी नुकसान होता है उससे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी पौधे में रोग लग जाता है तो उससे बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। प्रति वर्ष कुल पौधे का लगभग कुल खाद्यान्न का लगभग 18% जो है वह नुकसान होता है किससे, रोगों से, ठीक है। तो यह था पादप रोगों का आर्थिक नुकसान। एग्जाम्पल में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू जो है उसका मोजेक रोग क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो तंबाकू के पौधे में होने वाले इस रोग का कारण टोबैको मोजेक वायरस होता है, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस एक वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का वायरस। इसी कारण क्या होता है, तंबाकू मोजेक रोग होता है, ठीक है। इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं, ठीक है। ये जो तंबाकू मोजेक वायरस किसी तंबाकू में हो जाता है तो उसकी पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, जिससे पत्तियों में हरित लवक नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधे को काट कर शेष पौधे से अलग कर दिया जाता है तथा जल देना चाहिए
फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए, मतलब क्रॉप रोटेशन विधि को अपनाना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें इस प्रकार क्या होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी प्रजाति को बोना चाहिए। अगला देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी इसको बोला जाता है, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का, कोई भी जीव समुदाय है, ठीक है, उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। या प्रकृति की कार्य एवं संरचना के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। प्रकृति की कार्य एवं संरचना के अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है। तो याद रखिएगा इकोलॉजी को, इसको बोलते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी। चलिए चलते हैं आगे। डीडीटी, डीडीटी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। डीडीटी की खोज सन 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में किसने की थी, पॉल हरमन मूलर ने की थी। किसने, पॉल हरमन मूलर ने की थी। वास्तव में इसे डीडीटी के कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन्होंने खोज की थी, डीडीटी का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया था, ठीक है। इन्होंने डीडीटी का खोज किस रूप में किया था, कीटनाशी के रूप में किया था। कभी कभी पूछता है ना कि जो ये जो आईपीएम आप पढ़ रहे हैं, आईपीएम, ठीक है, इसमें आई का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, तो इन सभी के बारे में जान लीजिए। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड को हिंदी में बोला जाता है एकीकृत, एकीकृत। इस एकीकृत का मतलब होता है कि एक पीड़क के साथ साथ अनेक पीड़कों के प्रभाव को नियंत्रित करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई खेत है, उसमें कोई एक विशेष प्रकार का कीट लगा, किसी विशेष प्रकार का पीड़क लगा है, तो उसमें जब हम नियंत्रण की विधि को अपनाएंगे तो जो सभी पीड़क लगे हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एकीकृत, ठीक है। एकीकृत का मतलब ये हो गया। पेस्ट का मतलब मैंने आप लोग बता दिया कि मनुष्य के लिए हानिकारक जीव जिनमें अकशेरुकी और कशेरुकी जानवर, रोगजनक और खरपतवार शामिल होते हैं, जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, उसको पेस्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, तो पारिस्थितिकी सिद्धांतों और आर्थिक और सामाजिक विचारों के आधार पर निर्णय नियमों को एक सेट के रूप में संदर्भित करना किसी कृषि प्रणाली के प्रबंधन की ऋण आर्थिक चोट स्तर IL की अवधारणा होती है, ठीक है। तो यह आई का मतलब, पी का मतलब, एम का मतलब। आई का मतलब होता है कि जो भी हम कीट के नियंत्रण के लिए उपाय कर रहे हैं वह सभी कीटों को एक साथ नियंत्रित कर देगा। पेस्ट का मतलब कोई भी जीवित जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसको पेस्ट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब कि ये जो पेस्ट होते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए हम जिस भी व्यवस्था का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बता रहा हूँ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने जो पीछे वीडियो बनाया हुआ है लगभग 4-5 महीने पहले का, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आइडिया बता दिया है कि 2 या 2 से अधिक विधियों का सुसंगत प्रयोग करके आर्थिक जलीय स्तर तक बिना पर्यावरण क्षति के रोग व्याधियों का निषेधात्मक निवारण क्या कहलाता है, आईडीएम कहलाता है, ठीक है। आईडीएम का उद्देश्य क्या है, रोगों को सुनियोजित ढंग से निवारण, पर्यावरण हानि को रोकना, निवेश द्रव्य का उन्मूलन निरोध और प्लांट क्वारंटाइन या संगरोध, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं, कोई भी जीवित, मैंने जैविक नियंत्रण क्या बताया कि जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। यह जो जैविक नियंत्रण होता है इसमें पीड़क पौधे, जंतु या मनुष्य के हो सकते हैं, ठीक है। पीड़क जो होता है पौधे, जंतु या मनुष्यों के भी हो सकते हैं। इस नियंत्रण विधि में मनुष्य प्राकृतिक शत्रु को प्रोत्साहित करता है, उसके अनुकूल वातावरण तैयार करता है तथा भारी मात्रा में प्रयोगशालाओं में पालकर उनके रुचि के कीटों के ऊपर छोड़ता है जिससे वह नष्ट हो सके और उनकी संख्या जो है वह कम हो सके, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस क्या होता है। पेस्ट रिस्क एनालिसिस यहाँ पूछता है 1 नंबर में, तो कीट जोखिम विश्लेषण क्या होता है। तो कीट जोखिम विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए एक जैविक या अन्य वैज्ञानिक और आर्थिक सबूतों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होती है कि क्या कोई जीव एक कीट है, क्या इसे विनियमित किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे पेस्ट आपके खेत में लग गया, ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे कि यह क्या है, यह क्या एक कीट है कि रोग है। जब पता चलेगा कि ये एक कीट है तो हम यह पता करेंगे क्या इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको बोला जाता है पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ठीक है। आगे देखेंगे कन्वेंशनल पेस्टिसाइड। कन्वेंशनल पेस्टिसाइड क्या होता है, तो इसको बोला जाता है पारंपरिक कीटनाशक, ठीक है। तो पारंपरिक कीटनाशक जैविक कीटनाशकों और रोगरोधाणु कीटनाशकों के अलावा सभी सक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। पारंपरिक कीटनाशक सिंथेटिक रसायन या एग्रोकेमिकल होते हैं, वे आमतौर पर कीटों को सीधे मार या निष्क्रिय करने का काम करते हैं, ठीक है। जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड होते हैं, पारंपरिक कीटनाशक होते हैं, यह कीटों को मारने या निष्क्रिय करने के लिए काम के लिए यूज में लिए जाते हैं। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है,
तो बायोपेस्टिसाइड मतलब जैव रसायन, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड फफूंदी, बैक्टीरिया, विषाणु तथा वनस्पति पर आधारित एक उत्पाद होता है जो फसलों, सब्जियों एवं फलों के कीटों एवं रोगों से सुरक्षित कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती, इसलिए हम लोग बायोपेस्टिसाइड का यूज करते हैं। बायोपेस्टिसाइड से पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होता है, पेस्टिसाइड से बहुत अधिक हानि होता है। तो अब पेस्टिसाइड के बारे में भी जानेंगे। तो पेस्टिसाइड जो होता है या कीटनाशक होता है, कीट रसायन होता है, ठीक है। तो आपके कहते हैं पेस्ट हो गया, ठीक है। पेस्ट मतलब जानते हैं कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक हानि पहुंचाता है उसे पेस्ट कहते हैं। इसे पेस्ट को मारने के लिए हम लोग जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेस्टिसाइड बोलते हैं। आगे देखेंगे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कीटों व पौधे के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की तीव्रता विस्तृत आयाम के लिए होती है। कीटों के संदर्भ में पारस्परिक क्रियाओं में भिन्नता के कारण पौधे कीटों के लिए पूर्णतः पर्याप्त अथवा अपर्याप्त परपोषी हो सकते हैं। इसके विपरीत पौधे के संदर्भ में जितनी कम कीट जातियां उनकी बहुल्यता पौधे से संबंधित होगी, उतना ही कम प्रभाव पौधे पर पड़ेगा तथा पौधा उतना ही अधिक प्रतिरोधी होगा। तो यह था होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि हम जो प्लांट रहेगा वह क्या रहेगा, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब उसके ऊपर जो कीट हैं वह नहीं जा पाएंगे, कीटों का प्रकोप उन पौधे के ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे डिजीज साइकिल, सॉरी डिजीज ट्रिएंगल। डिजीज ट्रिएंगल, डिजीज ट्रिएंगल क्या होता है याद रखिएगा, सुन लीजिए। डिजीज ट्रिएंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ डिजीज ट्रिएंगल आप लोगों को। तो यह देखिए डिजीज ट्रिएंगल, ठीक है। इसे इसे रोग त्रिकोण बोला जाता है, ठीक है। कोई भी रोग हो गया किसी पौधे में, किसी भी रोग को लगने के लिए, ठीक है, किसी भी पौधे में रोग लगने के लिए यह तीनों चीज यदि एक साथ उपस्थित रहेंगे, होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट, ठीक है। किसी भी रोग को होने के लिए यह तीन चीज यदि एक साथ किसी पौधे में उत्पन्न होंगे तभी वहां पर रोग हो सकता है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक का अभाव रहेगा तो रोग नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए होस्ट है, ठीक है, पैथोजन नहीं है तो रोग नहीं हो पाएगा। पैथोजन है, इन्वायरमेंट है लेकिन होस्ट नहीं है तो रोग नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंट है लेकिन पैथोजन और होस्ट नहीं है तो रोग नहीं लग पाएगा। और होस्ट और पैथोजन दोनों है लेकिन इन्वायरमेंट नहीं है, उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है तो भी वहां पर रोग नहीं लग पाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से देख के समझ लीजिए कि किसी भी पौधे में रोग उत्पन्न होने के लिए तीन कार्य एक समय में मौजूद होने चाहिए। यदि तीनों में से किसी भी एक का अभाव हो जाएगा तो पौधों में रोग नहीं लगता है। जिसमें पहला एक संवेदनशील मेजबान मतलब होस्ट, एक संवेदनशील होस्ट होना चाहिए। एक विषाणु जनित रोग जनक जो बीमारी का कारण बन सकता हो मतलब पैथोजन। होस्ट, पैथोजन, एक उपयुक्त वातावरण, इन्वायरमेंट। होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट, ठीक है। पादप रोग वैज्ञानिक इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसे रोग त्रिकोण बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पौधे में रोग को उत्पन्न होने के लिए तीन कारक एक समय में उपस्थित होना चाहिए, तीन कारक एक समय में मौजूद होने चाहिए, तभी किसी पौधे में रोग लग सकता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रोग त्रिकोण, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। कभी पूछता है ईजे बटलर के बारे में, ठीक है। ईजे बटलर, तो ईजे बटलर क्या है मतलब इसका मतलब क्या है। ईजे बटलर का पूरा नाम है एडविन जॉन बटलर। इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें प्लांट पैथोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, प्लांट पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। आगे देखेंगे डिजीज साइकिल, मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं डिजीज साइकिल। चलिए छोड़िए डिजीज साइकिल को, डिजीज साइकिल जान लीजिए। अच्छा डिजीज साइकिल क्या होता है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रोग है, ठीक है, कोई रोग है, यह एक पौधा है, इस पौधे में कोई रोग लगा है, कोई पौधे में रोग लग रहा है, ठीक है। तो यह रोग लग रहा है, फिर इसके बाद इसके बीच में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, ये रोग लगने के बाद पौधा जो है इसके पत्ती पीली पड़ जा रही है, पौधा खत्म हो जा रहा है, सूख जा रहा है। इसके बाद पौधा जो पौधे में पत्ती पीली जा रही है, फल गिर जा रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है बीच में, उसके बाद अंत में क्या हो रहा है, पौधा सूख जा रहा है। उसके बाद फिर इससे एक नया पौधा उत्पन्न हो रहा है, मतलब इस नए पौधे में रोग लग जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, रोग साइकिल या डिजीज साइकिल बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया से संक्रमित बीज मिट्टी या फसल अवशेषों के माध्यम से स्थानांतरित होता है, ठीक है। समझिएगा फिर से, संक्रमित बीज से बैक्टीरिया सीडलिंग अंकुर में प्रवेश करता है। कहानी मतलब क्या समझिएगा, डिजीज साइकिल जो है, रोग चक्र जो है, यह एक टर्म होता है। क्या होता है, एक टर्म होता है जो
प्राकृतिक या सांकृतिक रूप से फैलने वाले किसी बीमारी या रोग के विकास और फैलाव की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है। कोई रोग किस प्रकार से फैल रहा है, किस प्रकार से उसका प्रसार हो रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कौन? रोग चक्र। यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें बीमारी किसी स्थिति से शुरू होती है और फिर किसी स्थिति में विकास होता है और फिर किसी स्थिति में यह बीमारी खत्म होती है और फिर उसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को बोला जाता है क्या? रोग चक्र। क्या बोला जाता है? रोग चक्र। एक होता है रोगिंग या पूछता है रोगिंग क्या होता है? तो 10 पौधे हैं, 10 पौधे में से 2 पौधे में रोग लग गया है, तो इन 2 पौधे को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रोगिंग। ठीक है, मतलब उगाई जा रही फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अवांछनीय पौधे को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? रोगिंग बोला जाता है। अगला है प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? तो समझ लीजिएगा, जब कोई रोग किसी एक व्यक्ति को लगता है, किसी स्थान पर किसी एक व्यक्ति को लगता है तो उसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी इन्फेक्शन। और जब वह रोग बहुत लोगों को लग जाता है, एक बार रोग लगने के बाद रोग का फैलाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जैसे मान लीजिए हमको जुकाम हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन हमसे जुकाम होने के बाद पूरे हम 10 लोग हमारे क्लास में हैं तो 10 लोग को जुकाम हो गया तो वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बातें सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजन क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए पैथोजन को बोला जाता है रोगजनक। तो रोगजनक से क्या? रोग मतलब रोग, जनक मतलब पिता या फादर बोल सकते हैं। ठीक है, रोग का फादर बोल सकते हैं रोगजनक। ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या है कि जिसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, अर्थात जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है उसको पैथोजन बोलते हैं। जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब क्या है? ये सब पैथोजन है। पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस इसको बोला जाता है रोग कारक। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है रोग कारक। ठीक है, रोग के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है रोग जनन। ठीक है, इसको रोग कारक या रोग जनन बोला जाता है। तो किसी रोग के विकास का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से रोग का विकास होता है, किस प्रकार से रोग लगता है, रोग लगने के बाद क्या क्या होता है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। या कोई रोग किस तरीके से विकसित होता है, किस तरीके से लगता है, किस तरीके से रोग बढ़ता है, इन सभी बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इन सभी बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस कहलाता है। प्लांट पैथोलॉजी क्या मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो प्लांट पैथोलॉजी पौधों और रोगों के विकारों का अध्ययन है। मतलब प्लांट पैथोलॉजी के अंदर प्लांट पैथोलॉजी जो है पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी का एक शाखा है, इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। या प्लांट पैथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों में लगने वाले रोगों, किसी पौधे में लगने वाले रोग, उनके निवारण, ठीक है, उनके निवारण, उनके बीच के प्रोसेस, इन सभी बातों का अध्ययन के साथ साथ उसके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे इंडेमिक डिजीज, 2-3 क्वेश्चन और है। इंडेमिक डिजीज क्या होता है? तो जब कोई रोग किसी भूभाग या किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप से उपस्थित रहता है उसे इंडेमिक डिजीज कहते हैं। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है? वह रोग जो सामान्यतः व्यापक या विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा असामयिक रूप से उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज, या इसे पादप महामारी रोग भी बोलते हैं। तो यह था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और वीडियो काफी लंबा हो गया, 5-6 क्वेश्चन और रह गया था जो आप लोगों को मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, उसको पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।